हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इजी टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपको सिर्फ सुन के ही समझ में आ जाएगा। और इसीलिए हमने फेस इंप्रेशन से ये क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो जो इस तरह समझाने का होता है उसको हम फेस इंप्रेशन से समझाते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। और जिसके लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत होती है वो हम पेन कॉपी से समझाते हैं ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें इतना है नहीं जिससे कि आपको जो मुश्किल लगे कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़े। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। तो देखो, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंट्स में क्या फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। उसी तरह हम अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस बना रहे हैं, तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसका मतलब क्या है, जैसे अब आप, और तो कुछ है नहीं, ये ऑयल है, आलमंड ड्रॉप्स का ऑयल है। किस कंपनी का है? ये बजाज का है। आप इसे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी परचेज करोगे तो इसकी क्या रहेगी, सेम क्वांटिटी रहेगी, सेम। इसमें से आप ये नहीं कहोगे कि अरे यार मैंने तो जीन से खरीदा था, वहां पे तो अलग इसकी महक आ रही थी, यानी कि अलग स्मेल आ रही थी, और मैंने रोहतक से खरीदा तो इसकी अलग स्मेल आ रही थी। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी इसको परचेज करोगे तो इसकी जो स्मेल है वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके क्या डिसाइड किए गए हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं। वो किसने किए हैं? कंपनी ने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए हैं कि इनके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या कुछ है। जितनी जो कुछ इसके अंदर, देखो इसके अंदर मेंशन भी है कि 76% ये है, 78% ये है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्टैंडर्ड है। और इससे क्या होगा, जहां पर भी हम जाएंगे, कहीं भी परचेज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। यानी कि स्टैंडर्ड्स जो है कंपनी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी हमारी ब्रांचेज हैं, जहां पर भी हमारे नाम से सेल किया जाएगा, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इससे हमें क्या होता है, सेम प्रोडक्ट हर जगह पे उस कंपनी का सेम ही मिलता है। इसी तरह हमारी जो कंपनीज के हम अकाउंट तैयार करते हैं उसके भी क्या बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। वो भी किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हर एक चीज क्या हो सके, फॉर्म में हो सके। आपस में जो दूसरी कंपनी है वो डाटा को क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। और हमारी जो अकाउंट्स है उसमें क्या रहे, क्लियरिटी रहे। क्योंकि सभी सेम चीजें पढ़ेंगे तो सबको अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडेबल हो सके। कहीं पर कोई एरर है तो वो समझ में आ जाए। एरर पकड़ी कैसे जाती है, वो वैसे ही पकड़ी जाती है जब हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, कि हमने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, और इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं होती। जैसे अब हम कहीं पे जाते हैं, जलेबी खा लेते हैं, कहीं पे भटूरे खाते हैं, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं तो उनका टेस्ट अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किए कि भाई आपका ये स्टैंडर्ड होगा। लेकिन कोई भी अगर रेपुटेटेड कंपनी है, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं कि इतने इतने इंग्रेडिएंट उनमें होने चाहिए, उतने ही यूनिट में वो यूज किए जाते हैं। इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई इतना प्रोडक्ट, इतना इसके अंदर ये, इतना इसके अंदर ये एलिमेंट डलेगा। उससे हम क्या कर सकेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कितना हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमें स्टोरेज में रखना है। कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। ये पता चल जाएगा कि भाई अगर
सेम प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं क्या रहा है, कुछ ना कुछ एरर रही है, दिक्कत का पता चल जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसी चीज को, स्टैंडर्डाइजेशन को अगर हम डाटा की फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं तो कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है। आपस में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एक फॉर्म का पता चल जाता है कि क्लियरिटी आ जाती है माइंड में कि किस तरह से हमें क्या है अपने जो डाटा है वो तैयार करना होता है। तो देखो एक चीज का मतलब हम कहीं पे भी इसको अगर स्टडी करते हैं तो उसी वे में ले जाते हैं। अब कई जगह जैसे स्टैंडर्डाइजेशन का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से का ही एक टॉपिक माना जाता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक उसमें पढ़ा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहां पे किस चीज को, वहां पे जो इंग्रीडिएंट हैं उसके स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं। अगर इसी को हम अकाउंट्स की फील्ड में पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन तो हमारे स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं इनका जो भी कंक्लूजन एट लास्ट निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन या तो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है जहां पे गवर्नमेंट को करना होता है, जहां पे जरूरी होता है, और अगर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है तो जो रेपुटेड कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का खुद डिसाइड कर लेती है कि भाई इतना इतना सामान इस चीज के लिए यूज करना है। और कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है जो कि कम यूज करने हैं, उनकी जो लिमिट है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। फिर उसके बेस पर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को उसी तरह तैयार करती है। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन का इजी सा मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव, और इसके बेनिफिट भी यही होंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। लिमिटेशन तो इसकी क्या होगी भाई, लिमिटेशन तो कुछ इसकी होगी नहीं क्योंकि बेनिफिट ही बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन के। तो बस इतना है कि जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं, इससे बेनिफिट भी इसका बहुत ही सबसे मेन जो बेनिफिट अगर कहा जाए तो वो ये है कि गवर्नमेंट कई जगह पर क्या कर देती है किसी चीज को, क्योंकि कुछ चीजें हमारी हेल्थ के लिए जो हार्मलेस है तो उन चीजों को गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि इस एलिमेंट को आप इससे ज्यादा यानी कि कुछ परसेंटेज, इस परसेंटेज से ज्यादा यूज नहीं करोगे तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कंपनी के ऊपर, और कंपनी उसको उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकती, और अगर यूज करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और इसकी यही लिमिटेशन है, फिर गवर्नमेंट जिस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो कंपनी उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन के। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगी, जो कि इस यूनिट्स का जो कि स्टार्ट की हुई थी, लास्ट है। इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। और अगर आप किसी और यूनिट को चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी यूनिट एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक दो बच्चों ने जो कमेंट कर रखे हैं वही क्वेश्चंस के, देखो टाइम नहीं मिल पा रहा है, और देखे भी थे मैंने वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप के थे। तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तब उनके जो आंसर हैं वो दिए जाएंगे, और जिस दिन टाइम मिलेगा तो उनको पर्सनली जो है उनके आंसर शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू अगेन। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताया करो, और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा दमदार लेके आए। थैंक यू।